हेलो फ्रेंड्स, मैं जय विशु हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज अपन डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस की पार्ट 2 का। डायबिटीज़ मेलाइटिस के पार्ट 1 में अपन ने डिस्कस किया था डायबिटीज़ मेलाइटिस का इंट्रोडक्शन, उसके साइन एंड सिम्टम, उसकी ईटियोलॉजी, और आज अपन डिस्कस करेंगे उसकी वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस और उसकी जो मैनेजमेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ मेलाइटिस जो होती है, कॉम्प्लिकेशंस मीन्स अगर डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है उसको ठीक टाइम पे ट्रीट नहीं किया जाए तो उसकी वजह से और कौन कौन सी कंडीशन जो है बॉडी के अंदर लीड कर सकती हैं। तो ये कंडीशंस हैं जो उनको जनरली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होती हैं एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस और दूसरे होते हैं क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस। एक्यूट मीन्स जिनका ऑनसेट जो है वो सडन होता है और जिनका ऑनसेट जो है वो ग्रेजुअल होता है। बीमारियां धीरे धीरे प्रोग्रेस करती हैं वो क्रोनिक में आती हैं, और सडनली जिनका ऑनसेट होता है वो किसमें आती हैं, एक्यूट में। अब बात करें अपन सबसे पहले डिस्कस करें एक्यूट कॉम्प्लिकेशन का। तो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है उसके अंदर सबसे पहला वाला कॉम्प्लिकेशन है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होगा? डायबिटीज मेलाइटिस जनरली डिजीज कंडीशन कैसी है? हाइपरग्लाइसीमिया की डिजीज कंडीशन, यानी ग्लूकोज लेवल हमेशा क्या रहता है, अबव रहता है। हाइपोग्लाइसीमिया अपन उस डिजीज कंडीशन को बोलते हैं जब ग्लूकोज लेवल है वो बिलो कितना हो जाए, 70 हो जाए। जनरली बिलो 70 होता है तो माइनर साइन सिम्टम आते हैं, पर 60 से अगर कम होना स्टार्ट हो जाए ग्लूकोज का लेवल तो अपने को बॉडी के अंदर साइन सिम्टम देखना स्टार्ट हो जाते हैं। साइन सिम्टम क्या क्या आते हैं? फर्स्ट अगर साइन सिम्टम की बात करें तो जनरली सबसे इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम होता है डायफोरेसिस। अब ये भी एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है कि डायफोरेसिस का मीन्स क्या होता है, अपन एक्सेसिव स्वेटिंग को डायफोरेसिस बोलते हैं। एक्सेसिव स्वेटिंग, जब भी पसीना बॉडी के अंदर ज़्यादा आता है उसके लिए पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी काम में ली जाती है और नाम बोला जाता है डायफोरेसिस। इसके अलावा सेकेंड में होता है टेकिकार्डिया, हार्ट रेट जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। पाल्पिटेशन होता है, यानी खुद की पल्सेशन जो है वो पेशेंट को फील होने लग जाती हैं। हेडेक होने लग जाता है, ड्राउजीनेस होता है। ये सारे के सारे साइन सिम्टम है किसके? हाइपोग्लाइसेमिया के। जनरली इसमें से सबसे मेजर साइन कौन सा होता है? डायफोरेसिस। सबसे पहले पेशेंट को स्वेटिंग होना स्टार्ट होती है। इसके अलावा टेकिकार्डिया होता है, पाल्पिटेशन होता है, हेडेक होता है और ड्राउजीनेस होता है। ये किसके साइन है? हाइपोग्लाइसेमिया के। जनरली बिलो 60 अगर ग्लूकोज लेवल आ जाए तो ये साइन सिम्टम अपने को देखने को मिलते हैं। ये कंडीशन भी 3 पार्ट के अंदर डिवाइड की गई है। माइल्ड के अंदर, मॉडरेट हाइपोग्लाइसेमिया और सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? अगर लेवल जो है बिलो 60 है उस कंडीशन को अपन बोलते हैं माइल्ड, और अगर बिलो 40 है उस कंडीशन को अपन बोलते हैं मॉडरेट, यानी 40-60 के इन बिटवीन है। और अगर 20 से भी कम आ गया तो वो कंडीशन कहलाती है सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। 20 या 20 से भी कम अगर mg/dl ग्लूकोज का लेवल आता है उस कंडीशन को अपन बोलते हैं सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। अब इन तीनों का ट्रीटमेंट भी अलग अलग है। स्टार्टिंग में अगर अपने को ट्रीटमेंट करना है माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया का तो अपन अप्रोक्सीमेटली 15 ग्राम ग्लूकोज जो होता है वो पेशेंट को ओरल रूट से दे सकते हैं। ओरल रूट से अगर आप अप्रोक्सीमेटली 15 ग्राम ग्लूकोज जो है वो कर दिया जाए तो माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया से पेशेंट को रिलीफ मिल सकता है। बात करें मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया की तो 15 से लेकर अगर 30 ग्राम ग्लूकोज जो है वो अगर जनरली दिया जाए। इसके अलावा अगर आईवी रूट से देना है तो D5% अपन दे सकते हैं। किसके अंदर? मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर। मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया कौन सा हाइपोग्लाइसीमिया को बोलेंगे? जब ग्लूकोज लेवल है 40 mg/dl से कम हो जाए। और अगर सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो रखा है, पेशेंट का ग्लूकोज लेवल 20 mg/dl से कम है तो अपने को क्या देना है? D50% जो है वो आईवी रूट से पेशेंट को प्रिस्क्राइब करवाना है, क्योंकि इस कंडीशन में जनरली पेशेंट जो है अनकॉन्शियस भी हो जाता है।
एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया पे होने के पीछे रीजन क्या है कि कॉम्प्लिकेशन क्या होगा कि लॉन्ग टर्म तक जो है या तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग चलते हैं या पेशेंट को इंसुलिन चला जाता है। अगर डोज है वो कहीं भी डिसकंटिन्यू हो रही है, डोज ज़्यादा लग गई, पेशेंट ने खाना कम खा लिया, कोई भी ऐसी कंडीशन जो है क्या लीड कर सकती है, हाइपोग्लाइसेमिया लीड कर सकती है। ये एक एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है और 3 टाइप का होता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। और इसका ट्रीटमेंट होता है कि माइल्ड होगा तो क्या करेंगे, मॉडरेट होगा तो क्या करेंगे और सीवियर होगा तो क्या करेंगे। अब अपन बात करते हैं एक्यूट कॉम्प्लिकेशन के अंदर दूसरे कॉम्प्लिकेशंस की। दूसरे कॉम्प्लिकेशन बात करें डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन है एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ उसके अंदर यहाँ से आते हैं। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। अब डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कंडीशन की बात करी जाए कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होता क्या है। जनरली डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर इंसुलिन जो होता है उसकी डेफिशिएंसी होती है। इंसुलिन अगर बॉडी के अंदर सिक्रीट है वो कम अमाउंट के अंदर हो रहा है तो ग्लूकोज है उसका तो प्रॉपर मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं पाता। और ग्लूकोज जो है वो एक मेजर और मेन सोर्स होता है एनर्जी का। अगर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, ग्लूकोज बॉडी के अंदर काम में नहीं आ रही, तो एनर्जी का सेकंड वन सोर्स जो है वो क्या होने लग जाता है, फिर से फैट। बॉडी के अंदर फैट टूटना है, एडिपोज टिश्यू जो है उनका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। एडिपोज टिश्यू के अंदर क्या स्टार्ट हो जाता है, लाइपोलाइसिस, यानी फैट जो है वो टूटना स्टार्ट हो जाती है। एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट धीरे धीरे टूटेगी तो ब्लड के अंदर क्या होगा, लिपिड का लेवल या कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा। उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरलिपिडीमिया। तो हाइपरलिपिडीमिया भी जनरली एक सिम्टम होता है किसका, डायबिटीज मेलाइटिस का। हाइपरलिपिडीमिया होता है इंसुलिन की कमी की वजह से। अब हाइपरलिपिडीमिया होगा जैसे जैसे जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होते हैं तो एंड प्रोडक्ट जो बनता है अपने पास ग्लूकोज, जो एनर्जी का एक मेजर और मेन सोर्स है। प्रोटीन जैसे जैसे ब्रेकडाउन होते हैं एंड एमिनो एसिड बनता है। फैटी एसिड जब ब्रेकडाउन होंगे तो सबसे जो फैट का जो एंड प्रोडक्ट है जो अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल है वो होती है कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन इस कंडीशन के अंदर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और कीटोन बॉडी जो होती है उनका नेचर या उनकी पीएच जो होती है वो क्या होती है, 7 से कम होती है। नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है, इसलिए ये कंडीशन है उसको अपन क्या बोलते हैं, कीटो एसिडोसिस। कीटोन बॉडी की वजह से एसिडोसिस हुआ है। और कौन सी कंडीशन का कॉम्प्लिकेशन है, डायबिटीज़ का। तो पूरे तरीके से पूरा नाम है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कॉम्प्लिकेशन है किस कंडीशन का, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में भी क्या क्या साइन सिम्टम अपने को देखने को मिलते हैं, वही सारे हमारे साइन सिम्टम तो डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर से अपने को हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, यानी ग्लूकोज का लेवल जो है वो क्या देखने को मिलता है, बॉडी के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। ग्लूकोज है वो यूरिया से के थ्रू बॉडी से बाहर आना स्टार्ट होते हैं, यूरिन के थ्रू। कंडीशन को अपन बोलते हैं ग्लाइकोज यूरिया। लिपिड का लेवल बॉडी के अंदर धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, कंडीशन को बोलते हैं पर हाइपरलिपिडीमिया। कीटोन बॉडीज़ हैं वो भी क्या होती हैं, ब्लड के अंदर भी प्रेजेंट होना स्टार्ट होती हैं और यूरिन के थ्रू भी कीटोन बॉडीज़ बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। यानी ब्लड के अंदर अपने को कीटोन बॉडीज़ प्रेजेंट मिलेंगी और यूरिन के अंदर भी कीटोन बॉडीज़ प्रेजेंट मिलेंगी। इसके अलावा एक और साइन होता है कि जब भी बॉडी की एसिडिक लेवल जो है बढ़ती है, पीएच जब बॉडी की कम होती है तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म जब स्टार्ट होती है, जब पीएच को बॉडी वापस से रेगुलेट करने की कोशिश करती है तो एक ब्रीथिंग होती है, उस ब्रीथिंग को अपन बोलते हैं कॉस्मोल ब्रीथिंग। कॉस्मोल ब्रीथिंग एक इंपॉर्टेंट साइन है किसका, डायबिटीज कीटो एसिडोसिस का। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में कॉस्मोल ब्रीथिंग का रीजन क्या है कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में पीएच जो है ब्लड की कैसी हो गई, एसिडिक पीएच हो गई, यानी ब्लड के अंदर क्या हो गए, H+ आयन जो है क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। H+ आयन ज़्यादा हो गए तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है ताकि बॉडी से बाहर क्या निकले, CO2 ज़्यादा बाहर निकले और ऑक्सीजन जो है ज़्यादा से ज़्यादा गेन करे। और ऑक्सीजन जो गैस होती है उसकी पीएच नेचर कैसी होती है, बेसिक होती है और CO2 बॉडी से बाहर ज़्यादा निकलती है। तो कंपनसेटरी के जब कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट होती है तो बॉडी का जो ब्लड का पीएच है वो क्या किया जा सकता है, रेगुलेट। तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म इसको रेगुलेट करने के लिए रेस्पिरेशन रेट और डीपनेस, यानी अपन ये बोल सकते हैं रेट और डेप्थ जो है रेस्पिरेशन की वो दोनों की दोनों बढ़ जाती हैं, डेप्थ और रेट। उस कंडीशन को अपन बोलते हैं कॉस्मोल ब्रीथिंग, यानी पेशेंट जो वो जोरों से लंबे लंबे सांस लेता है, कंडीशन कहलाती है कॉस्मोल ब्रीथिंग। और एक इंपॉर्टेंट साइन होता है किसका, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का। अगर अपन बात करें डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के अंदर ब्लड ऑस्मोलरिटी की, तो ब्लड ऑस्मोलरिटी जो है वो क्या होती है,
नॉर्मली होती है। अप्रोक्सीमेटली अगर ब्लड ऑस्मोलिटी की बात करी जाए, ब्लड शुगर ऑस्मोलिटी की, तो वो जनरली 272 mg/dl होती है। तो ब्लड की ऑस्मोलिटी जो है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि यूरिन आउटपुट जो हो रहा है उस यूरिन आउटपुट के अंदर क्या होता है, कीटोन बॉडीज अपने को प्रेजेंट मिलेगी और यूरिन आउटपुट के अंदर अपने को ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंट मिलेगा। तो ये क्या कंडीशन थी, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का अगर अपने को ट्रीटमेंट करना है तो पेशेंट के अंदर कमी किसकी हो रही है, इंसुलिन की। तो एज प्रिस्क्राइब्ड जो डॉक्टर का ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग क्या दे दो पेशेंट को, इंसुलिन दे दो, साथ साथ नॉर्मल सलाइन जो है वो भी दिया जाता है कि पेशेंट क्या ना हो, डिहाइड्रेट ना हो, क्योंकि जब जब ग्लूकोज बढ़ेगी तब तब जो है वो किसकी तरह काम करेगा, ऑस्मोटिक डायरेटिक की तरह। सारा सेल्स का फ्लूइड जो है वो कहाँ ले आता है, वेसल्स के अंदर ले आता है। सेल्स के अंदर या इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर फ्लूइड की कमी हो जाती है, उस कमी को पूरा करने के लिए और ब्लड के अंदर जो ऑस्मोलिटी बढ़ी है उसको डाइल्यूट करने के लिए अपन बाहर से क्या देते हैं, नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन भी कितना देना है अपने को, 0.9%। तो 0.9% नॉर्मल सलाइन देना है या इंसुलिन जो है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब करवाना है। ये क्या है, कीटोएसिडोसिस का ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट अपन एक्यूट कॉम्प्लिकेशन के अंदर थर्ड कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं, HHNS। फुल फॉर्म की बात करें तो हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम। हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम। नाम से पता लग रहा है हाइपरग्लाइसीमिया होगा, ऑलरेडी पहले से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में भी हो रहा था, डायबिटीज़ के अंदर जनरली देखने को मिलता है। हाइपर ऑस्मोलर यानी ब्लड की और ग्लूकोज की जो कंपेरेटिवली जो ऑस्मोलरिटी है वो क्या जाती है, बढ़ जाती है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन थी, उसके अंदर ऑस्मोलरिटी थी वो क्या थी, नॉर्मल थी। इस कंडीशन के अंदर ऑस्मोलरिटी है वो कितनी जाती है, जनरल ऑस्मोलिटी की बात अभी अपने करी थी 272 mg/dl होती है, बट HHNS वाले केस के अंदर ऑस्मोलिटी है वो 370 से या 350 mg/dl से भी क्या हो जाती है, ऊपर हो जाती है। 350 mg/dl से भी ज़्यादा हो जाती है ब्लड की ऑस्मोलरिटी। तो इस कंडीशन में इसलिए इसको क्या बोला गया है अपन, हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक मीन्स कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन जो है वो नहीं होता। कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन नहीं होता तो अपन बोल सकते हैं कि ये डिजीज़ कंडीशन कौन से मीन्स डिफिशियंसी किसकी नहीं होती है इस कंडीशन में, इंसुलिन जो है वो पर्याप्त मात्रा में रहता है। तो दो टाइप की डायबिटीज मेलाइटिस पढ़े थे अपन, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट जो था उसके अंदर इंसुलिन की कमी थी, बल्कि टाइप सेकंड था उसके अंदर क्या था, रेजिस्टेंस था। तो उस कंडीशन के अंदर टाइप 2 के अंदर इंसुलिन जो था वो सफिशिएंट अमाउंट के अंदर बॉडी के अंदर होता है। तो इस वाली डिजीज कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जब भी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस जब अराइज होता है तो HHNS होने के चांसेस जो वो क्या है, ज़्यादा है। यानी ये वाला सिंड्रोम जो है वो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन है जनरली, क्योंकि इसके अंदर इंसुलिन जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में होता है। जब इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में होगा तो कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन जो है वो नहीं होगा। तो ये वाला सिंड्रोम कौन सा होता है, नॉन कीटोटिक सिंड्रोम। अगर बात करें अपन पीएच की तो पीएच जनरली एसिडिक नहीं होती है, 7 से अबव ही होती है ब्लड की पीएच। इस वाले केस के अंदर बस डेफिशिएंसी हो जाती है जनरली वाटर की, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ऑस्मोलिटी बहुत ज़्यादा है तो पानी को अपनी तरफ खींचेगा, यानी सेल्स के अंदर या इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जितना भी वाटर है उसको क्या कर लेगा, खींच के कहाँ निकाल लेगा, वेसल्स के अंदर। तो डिहाइड्रेशन इसका एक कॉमन साइन है कि डिहाइड्रेशन होता है। तो अगर इस कंडीशन से बचना है तो डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट को सब जो है वो फ्लूइड क्या देना चाहिए अपने को, सफिशिएंट फ्लूइड जो है वो कंटिन्यूसली देता रहना चाहिए। ऐसे वाली कंडीशन के अंदर जनरली इंसुलिन की कोई ज़रूरत नहीं होती, इंसुलिन पेशेंट को नहीं दिया जाता, क्योंकि इंसुलिन जनरली बॉडी के अंदर है। देना क्या होता है, फ्लूइड, क्योंकि कंडीशन कौन सी है, हाइपर ऑस्मोलर है। हाइपर ऑस्मोलर का मीन्स अपन ये बोल सकते हैं कि ग्लूकोज की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, इसलिए उसको डाइल्यूट करने के लिए क्या दिया जाता है, फ्लूइड जो है वो बाहर से दिया जाता है। फ्लूइड भी कौन सा देना है अपने को, जनरली NS 0.9% जो है वो क्या देना है, बाहर से फ्लूइड है वो देना है, ताकि ऑस्मोलरिटी जो है वो क्या हो जाए, डाइल्यूट हो जाए और इक्वल आ जाए। ठीक है, तो ये सेकंड कॉम्प्लिकेशन था क्या, HHNS, हाइपर ग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम। तो मेजर कॉम्प्लिकेशन पढ़े हमने हाइपोग्लाइसीमिया के बाद में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और HHNS। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस की। क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो दो टाइप में डिवाइड किए गए हैं। एक होते हैं मैक्रोवेस्कुलर
और एक होते हैं माइक्रोवेस्कुलर। मैक्रोवेस्कुलर और माइक्रोवेस्कुलर। मैक्रोवेस्कुलर का मीन्स डिसऑर्डर जो कहाँ होगा, बड़ी वेसल्स के अंदर होगा। माइक्रोवेस्कुलर से यानी क्या होगा, कैपिलरीज के अंदर जनरली डिसऑर्डर अपने को देखने को मिलता है। इस कंडीशन में होता क्या है कि क्रोनिक क्यों बोला गया है कि ऑनसेट जो है कैसा है, ग्रेजुअल है, यानी स्लोली क्या होता है, ग्लूकोज लेवल जो है क्या होता है, बढ़ता है। अगर बात करें यहाँ पर मैक्रोवेस्कुलर की, तो मैक्रोवेस्कुलर कंडीशंस के अंदर क्या होता है, कौन कौन से डिजीज कंडीशन अपने को देखने को मिल सकती है। एमआई अपने को देखने को मिल सकता है, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या इसको बोल सकते हैं अपन स्ट्रोक। ये कंडीशंस अपने को देखने को मिल सकती हैं। एमआई हो सकता है पेशेंट को, सीवी या स्ट्रोक हो सकता है। जो भी लार्ज वेसल्स हैं, लार्ज वेसल्स इन द सेंस यानी कॉरोनरी आर्टरी है या कैरोटिड आर्टरी है, उसके अंदर अगर ग्लूकोज है वो ज़्यादा अमाउंट के अंदर अगर ब्लड के अंदर हो जाए तो धीरे धीरे जो है वो ब्लड की ऑस्मोलरिटी बढ़ जाती है और ब्लड के अंदर क्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है। और अगर धीरे धीरे क्लोटिंग जो है रुकी ना, क्लोटिंग धीरे धीरे बढ़ती चलेगी तो वो लीड कर सकती है लेटर स्टेज के अंदर एमआई को या सीवीए के अटैक को, स्ट्रोक, सीवीए या ब्रेन अटैक, एमआई या हार्ट अटैक। तो ये क्या है, मैक्रोवेस्कुलर डिसऑर्डर है, कॉम्प्लिकेशन है किस चीज़ के, डायबिटीज मेलाइटस के। बात करें अपन माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस की। माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन इन द सेंस कि कैपिलरीज जो है उनके अंदर धीरे धीरे ग्लूकोज है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है, वहाँ की ब्लड सप्लाई जो है वो क्या होती चली जाती है, इम्पेयर होती चली जाती है। उसकी सराउंडिंग की जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे रेस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। एग्जाम्पल की बात करें अपन, इसके अंदर डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है और डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, रेटिनोपैथी। इस कंडीशन के अंदर होता क्या है, न्यूरोपैथी मीन्स नर्व धीरे धीरे या ब्रेन का डिसऑर्डर राइज हो जाएगा, नेफ्रोपैथी मीन्स धीरे धीरे डायबिटीज की वजह से किडनी भी खराब हो जाएगी, और रेटिना का मीन्स क्या है कि आई के अंदर डिसऑर्डर है वो राइज होने लग जाते हैं, ब्लड विजन, डिप्लोपिया वगैरह कंडीशन जो है अपने को देखने को मिल सकती है। तो अगर डायबिटीज़ को ट्रीट नहीं किया गया तो माइक्रोवेस्कुलर क्रोनिक जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो ये थे दो टाइप के कॉम्प्लिकेशन, एक्यूट और क्रोनिक। इसके अलावा अगर अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो एक और मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है, वो होता है डायबिटिक फुट। डायबिटिक फुट क्या होता है, डायबिटिक फुट एक तरह का गैंग्रीन है। डायबिटिक फुट के अंदर भी क्या होता है, पैरों के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर भी ब्लड की ऑस्मोलरिटी जो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सफिशिएंट ब्लड सप्लाई जो है वो हो नहीं पाती। लॉन्ग टाइम तक अगर ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई अगर बंद हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर वहाँ गैंग्रीन जनरेट हो जाता है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि डायबिटीज़ के अंदर होने वाला गैंग्रीन जो है वो कौन से टाइप का होता है, और आंसर होता है वेट गैंग्रीन। ये डायबिटीज़ के अंदर कौन से टाइप का गैंग्रीन होता है, वेट गैंग्रीन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से टाइप का गैंग्रीन अपने को डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलेगा, आंसर क्या होगा, वेट गैंग्रीन। तो डायबिटिक फुट वाले पेशेंट के अंदर धीरे धीरे डायबिटिक फुट में होता क्या है कि वहाँ वेट गैंग्रीन बन जाता है, जिसकी वजह से वहाँ अल्सर क्रिएट हो जाता है और वुंड हीलिंग ऑलरेडी क्या है डायबिटीज मेलाइटस वाले केसेस के अंदर कम है। हो सकता है कि पेशेंट का एम्पुटेशन भी करना पड़े, पैर भी काटना पड़े अगर कंडीशन जो है वो लॉन्ग टर्म तक और सीवियरिटी की तरफ अगर लीड करती चली जाए तो ये कॉम्प्लिकेशन था, इन दोनों से थोड़ा अलग था। डायबिटिक फुट होता है, हालांकि ऑनसेट जो इसका ग्रेजुअल होता है, सडन ऑनसेट नहीं होता डायबिटिक फुट का भी, और इसके अंदर होता है गैंग्रीन है। किस टाइप का गैंग्रीन होता है, वेट गैंग्रीन। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटस के मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट कि डायबिटीज मेलाइटस का मैनेजमेंट क्या करना है, क्या डायबिटीज कंडीशन के अंदर क्या ट्रीटमेंट अपन पेशेंट को देंगे। तो जनरली नॉर्मल अगर बात की जाए मैनेजमेंट की, दो कॉमन कंडीशन है। पेशेंट की डाइट जो है वो जनरली शुगर फ्री डाइट होनी चाहिए। प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट जनरली 50 to 60%, 25 to 30% फैट और 25 to 30% ही प्रोटीन अपने को पेशेंट को देना है। तो डाइट का विशेष ध्यान रखना है, सफिशिएंट डाइट जो है शुगर फ्री डाइट है पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस वाले केसेस के अंदर पेशेंट को देनी है। सेकेंड वन बात करी जाए एक्सरसाइज।
नॉर्मल एक्सरसाइज जो है वो जो वॉकिंग वगैरह है, स्विमिंग है, ऐसी एक्सरसाइज पेशेंट को रिकमेंड करनी है कि पेशेंट ऐसी एक्सरसाइज करे, हैवी एक्सरसाइज ना करें, वेट लिफ्टिंग वगैरह या हैवी जो भी एक्सरसाइज है, क्योंकि उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं कि पेशेंट का कभी भी हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो हो सकता है। तो जनरली जो है वॉकिंग है, स्विमिंग है, ऐसी एक्सरसाइज जो पेशेंट को रिकमेंड करनी है, बल्कि हैवी एक्सरसाइज जो है पेशेंट को नहीं करनी है। यानी इस कंडीशन में भी आता है कि कौन सी जो एक्सरसाइज है पेशेंट को रिकमेंड करनी है, क्वेश्चन आए तो आइसोटोनिक एक्सरसाइज जो है पेशेंट को रिकमेंड करनी है, बल्कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जो है वो पेशेंट को रिकमेंड नहीं करनी है। कंट्राइंडिकेटेड है इस केसेस के अंदर, क्योंकि कहीं भी पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया कोज करवा सकते हैं, क्योंकि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जो होती है उसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा काम में आता है, तो पेशेंट को कहीं भी क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। ऐसे वाले केसेस के अंदर अपन एक्सरसाइज रिकमेंड करेंगे कौन सी, आइसोटोनिक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट में अपन नॉर्मल बात है कि बीमारी जो है या डिजीज कंडीशन है किसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से। तो अपने को मेडिकल मैनेजमेंट में भी क्या देना है, इंसुलिन। अब इंसुलिन की बात करें, इंसुलिन जो है उसके भी काफ़ी टाइप होते हैं, कौन से टाइप का इंसुलिन कब पेशेंट को जनरली देना है। अगर इंसुलिन की क्लासिफिकेशन की बात करी जाए, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन जो है वो आते हैं। फर्स्ट वन क्वेश्चन, इंसुलिन का रूट पूछा जाता है। इंसुलिन जो है वो जनरली सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। कुछ टाइप के इंसुलिन होते हैं वो आईवी फॉर्म में भी आते हैं, बट अगर रूट सिर्फ रूट पूछा जाए, कुछ नहीं देखा है, तो रूट अपने को क्या करना है, इंसुलिन का सबक्यूटेनियस रूट जो है वो पेशेंट को देना है। जनरली इंसुलिन जो है वो कभी भी टेबलेट फॉर्म में नहीं होता, ओरल रूट से कभी भी नहीं दिया जाता, क्योंकि इंसुलिन जो है उसको स्टमक में पाया जाने वाला HCl जो है वो क्या कर देता है, डिस्ट्रक्ट कर देता है। बात करते हैं अपन इंसुलिन के टाइप की। टाइप फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट वन इंसुलिन होता है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन की बात करें, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन क्या होता है कि जैसे ही पेशेंट को इंजेक्ट किया जाता है, इफेक्ट जो आता है वो क्या आता है, बहुत ही इमीडिएट आता है। बात करें इसके एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल होता है लिस्प्रो, एस्पार्ट, इसके अलावा ग्लूलिसिन। ये सारे के सारे रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के एग्जाम्पल है। यानी जब भी पेशेंट को ये वाले इंसुलिन जो है वो इंजेक्ट किए जाते हैं, तो उस केस के अंदर विदिन 15 मिनट, विदिन 15 मिनट जो है वो इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। यानी विदिन 15 मिनट जो है ये वाले इंसुलिन जो है वो काम कर लेते हैं। बात करें इनके पीक लेवल की, जो पीक लेवल है वो कब होता है, तो पीक लेवल की अगर बात करी जाए तो 30 to 90 मिनट इनका पीक लेवल होता है। यानी आधा घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक इनका पीक लेवल होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि एक पेशेंट है जिसको लिस्प्रो लगा है, एस्पार्ट लगा है या ग्लूलिसिन लगा है, तो पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया के लिए कब मेजर करना है। पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया कब हो जाएगा, कब होगा, जब उस इंसुलिन का इफेक्ट जो है वो पीक लेवल तक पहुंचेगा। तो अपने को आंसर जो है इन दोनों के बीच का जो टाइमिंग है वही आंसर होगा, 45 मिनट, 30 मिनट, 90 मिनट, जो भी ऑप्शन के अंदर हो कि पेशेंट को कब हाइपोग्लाइसीमिया के लिए मेजर करना है, अगर पेशेंट को इनमें से कोई सा भी इंसुलिन जो है लगा है। अगर पीक लेवल के बाद अगर बात करें अपन कि जो ऑन ड्यूरेशन है कि कब तक पेशेंट को रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का असर रहेगा, अगर अभी लग गया तो असर है वो विदिन 15 मिनट के अंदर स्टार्ट हो जाता है, 30 to 90 मिनट के अंदर लेवल जो एकदम से पीक पे रहता है, और 2 से 4 घंटे के अंदर इफेक्ट जो है एकदम से क्या होता है, खत्म हो जाता है। यानी ड्यूरेशन कितना होता है, 2 to 4 आवर्स। तो अपने को सबसे पहले मेजर जो है वो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, कितनी देर के अंदर असर कर देगा, 15 मिनट के अंदर। जनरली इंसुलिन जब भी लगाया जाता है मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर तो प्री ब्रेकफास्ट या प्री लंच या प्री डिनर लगाया जाता है, यानी बिफोर द लंच या बिफोर द डिनर पेशेंट को दिया जाएगा। तो अपने को ध्यान में रखना है कि खाना खाने से कितनी देर पहले जो है वो इंसुलिन पेशेंट को देना है, कौन से टाइप का इंसुलिन दिया है, तो उसका पीक लेवल जो कब होगा, तब अपने को पेशेंट को क्या करना है, हाइपोग्लाइसीमिया के लिए मेजर करना है। सेकेंड वन, अब सेकेंड वन इंसुलिन की बात करते हैं अपन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का मीन्स क्या होता है कि इंसुलिन का एक्शन जो है बहुत ही शॉर्ट होता है।
काफ़ी कम टाइम में ही इंसुलिन जो है वो असर दिखाना कम कर देता है, बट रैपिड की तुलना में टाइम जो है वो थोड़ा क्या लेता है, ज़्यादा लेता है। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल होता है रेगुलर इंसुलिन। रेगुलर इंसुलिन, तो रेगुलर इंसुलिन है वो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का एग्जाम्पल है। अगर इसके ऑनसेट की बात करी जाए तो ऑनसेट होता है 30 मिनट, यानी विद इन 30 मिनट जो है वो इंसुलिन क्या कर देता है, असर दिखाना स्टार्ट कर देता है। अगर बात करें पीक लेवल की, तो 1 to 3 आवर्स के अंदर रेगुलर इंसुलिन का इफेक्ट जो है वो एकदम से पीक लेवल पे होता है। यानी इस कंडीशन के अंदर अपने को क्या करना है, पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया के लिए मेजर करना है। और बात करी जाए टोटल ड्यूरेशन की, कब तक असर रहेगा, तो 5 से 7 घंटे, यानी 5 to 7 आवर्स जो इसका ड्यूरेशन रहता है। तो ये सेकंड टाइप का इंसुलिन है, कौन सा, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। एग्जांपल रेगुलर इंसुलिन, और ऑनसेट कितना होता है, विद इन 30 मिनट जो है वो रेगुलर इंसुलिन अगर पेशेंट को लगा है तो अपने को असर दिखाना स्टार्ट कर देता है। रेगुलर इंसुलिन जो है वो सबक्यूटेनियस और आईवी दोनों फॉर्म के अंदर आता है। तो दो जनरली लगता है कौन से रूट से, सबक्यूटेनियस रूट से, बट दोनों फॉर्म में आता है। सबक्यूटेनियस भी लग सकता है और आई भी लग सकता है, बट मोस्ट कॉमन रूट कौन सा आता है इसका, सबक्यूटेनियस। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन थर्ड टाइप के इंसुलिन की। फर्स्ट वन था रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, सेकंड था शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, थर्ड होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन यानी टाइम पीरियड जो है इसके एक्शन का शॉर्ट एक्टिंग और रैपिड एक्टिंग की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करी जाए तो होता है NPH। फुल फॉर्म की बात करें तो नॉन प्रोटामीन हेगेड्रोन। नॉन प्रोटामीन हेगेड्रोन जो है फुल फॉर्म होती है NPH की। तो NPH एकमात्र एग्जाम्पल है किसका, इंटरमीडिएट इंसुलिन का। अगर इंटरमीडिएट इंसुलिन पेशेंट को लगा है, NPH अगर पेशेंट को लगा है, तो बात करें अब अगर अपन ऑनसेट की, उनका ऑनसेट विद इन 15 मिनट जो स्टार्ट हो रहा था रैपिड इंसुलिन, विद इन 30 मिनट है वो स्टार्ट हो रहा था शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, और ये वाला इंसुलिन जो असर करता है 1 to 3 आवर्स, यानी 1 से 3 घंटा लग जाता है। यानी अगर इमीडिएट कंडीशन या इमीडिएट हाइपरग्लाइसीमिया अगर पेशेंट को उसको ट्रीट करना है तो NPH पेशेंट को नहीं दे सकते। जनरली कौन सा काम में लिया जाता है, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जो है वो काम में लिया जाता है। अगर बात करें इसके पीक लेवल की, तो पीक लेवल कितना होता है, जनरली 4 आवर्स। 4 घंटे बाद जनरली अपने को पेशेंट के हाइपोग्लाइसीमिया के लिए चेक करना है। अगर अपन ने पेशेंट को कौन से टाइप का इंसुलिन दिया है, NPH इंसुलिन, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अगर पेशेंट को NPH लगा है तो पेशेंट को कितने टाइम बाद जो है वो अपने को देखना है। जो जनरली 4 आवर, चौथा घंटा होता है, उस कंडीशन में अपन NPH जो है उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया के लिए ऑब्जर्व करेंगे। यानी ये टाइम है वो 4 से लेके 12 घंटे तक वेरी करता है। ठीक है, इसके बाद बात करें अपन ड्यूरेशन की, कि टोटल ड्यूरेशन कितना होता है। तो NPH जो है उसका असर है वो 16 से लेके 24 घंटे तक बॉडी में होता है, 16 to 24 आवर्स। 16 से लेके 24 घंटे तक इंसुलिन जो है वो क्या होता है, बॉडी के अंदर इफेक्ट दिखाता है और कंटिन्यूसली ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म जो है वो करता रहता है। नेक्स्ट अपन फोर्थ टाइप के इंसुलिन की बात करते हैं, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन एग्जाम्पल होता है ग्लेरेजिन। ग्लेरेजिन या बुक्स में लेंटस भी लिखा होता है, तो ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है। अगर इसके ऑनसेट की बात करी जाए तो 2 to 4 आवर्स, यानी 2 से लेकर 4 घंटे बाद इसका असर दिखाई देना स्टार्ट होता है जब भी पेशेंट को एडमिनिस्टर करवाया जाता है। पीक लेवल के लिए कभी पेशेंट को ऑब्जर्व नहीं करते कि ग्लेरेजिन या लेंटस या लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, वो पेशेंट को जनरली हाइपोग्लाइसीमिया कॉज नहीं कर सकता। ड्यूरेशन की बात करें तो अगर इसका ड्यूरेशन जो होता है वो होता है 24 आवर्स। 24 आवर्स जनरली जो है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है एट द टाइम ऑफ डिनर लगता है, तो पूरी रात के दौरान पेशेंट का ग्लूकोज लेवल जो है वो मेंटेन करने का काम करता है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन या ग्लेरेजिन इंसुलिन। और कितनी देर में असर दिखाना स्टार्ट करता है, 2 से 4 घंटे के अंदर, और 24 घंटे तक इसका असर जो है बॉडी के अंदर रहता है। अब बात करते हैं अपन इंसुलिन के अंदर आने वाले और क्वेश्चंस जो एग्जाम के अंदर जनरली पूछे जाते हैं। इसके अलावा क्वेश्चंस की बात करी जाए कि कहाँ से क्वेश्चन जो है मेन एग्जाम में पूछे जाएंगे,
अपने डिस्कस किया है कि पेशेंट का जो भी इंसुलिन पेशेंट को दे रहे हैं उस पर्टिकुलर इंसुलिन का टाइप अपने को पता होना चाहिए और उसका पीक लेवल अपने को पता होना चाहिए, ऑनसेट पता होना चाहिए। इसके अलावा बात करी जाए कि कौन से टाइप के इंसुलिन जो ऐसे भी हैं जिनको अपन मिक्स करके भी दे सकते हैं। 2 टाइप के इंसुलिन जो एक साथ भी पेशेंट को दिए जा सकते हैं। तो जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होता है, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होता है, इंटरमीडिएट इंसुलिन होता है, या दूसरी कंडीशन में अपन बात करी जाए कि रेगुलर इंसुलिन होता है और एनपीएच होता है। इन दोनों को अपन मिक्स करके भी पेशेंट को दे सकते हैं, इन मिक्सड फॉर्म में भी पेशेंट को दिया जा सकता है, डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करवाते हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है कि 2 इंसुलिन, एक रेगुलर इंसुलिन है, एक एनपीएच इंसुलिन है, शॉर्ट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट इंसुलिन है, तो कौन से टाइप का इंसुलिन अपन पहले विड्रॉ करेंगे। इस सिरिंज के अंदर सबसे पहले कौन से टाइप का इंसुलिन अपने को भरना है, तो आंसर क्या आएगा, रेगुलर पहले भरा जाएगा और एनपीएच बाद में भरा जाएगा। यानी आरएन या रजिस्टर्ड नर्स से अपने को याद रखना है कि आरएन है वो रेगुलर इंसुलिन है वो पहले विड्रॉ किया जाएगा, उसके बाद एनपीएच है उसके बाद विड्रॉ किया जाएगा। तो शॉर्ट एक्टिंग पहले भरा जाएगा और इंटरमीडिएट इंसुलिन जो है वो बाद में भरा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से टाइप का इंसुलिन जो अपन पहले विड्रॉ करेंगे। अब नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं इंसुलिन की वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस। इंसुलिन की वजह से भी बॉडी के अंदर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो पहले वाला कॉम्प्लिकेशन तो जनरली बात करी जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा सेकेंड वन बात करी जाए तो होता है एलर्जिक रिएक्शन, यानी इंसुलिन जो है जिस भी साइट के ऊपर लगाया जा रहा है, सबक्यूटेनियस रूट से जनरली दिया जा रहा है, तो उस साइट के ऊपर बहुत कंडीशंस में देखा जाता है कि इंसुलिन एलर्जिक रिएक्शन जो है वो क्रिएट कर देता है। एलर्जिक रिएक्शन जनरली होती किसकी वजह से है, एनिमल इंसुलिन की वजह से। सोर्स के बेसिस के ऊपर भी इंसुलिन 2 टाइप का होता है, एक एनिमल इंसुलिन होता है और एक ह्यूमन इंसुलिन होता है। तो एनिमल इंसुलिन जनरली क्या करता है, एलर्जिक रिएक्शन कोज करता है। बचने के पीछे बचाव क्या हो सकता है कि कौन सा इंसुलिन काम में लिया जाना चाहिए, ह्यूमन इंसुलिन या ह्यूमालॉग। तो ह्यूमन इंसुलिन जो है उसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस जो है वो क्या होते हैं, कम होते हैं। एनिमल इंसुलिन क्या कोज कर सकता है, एलर्जिक रिएक्शन। इसके अलावा 2 कंडीशन और होती हैं, एक होती है लाइपोएट्रोफी और एक होती है लाइपोहाइपरट्रोफी। लाइपोएट्रोफी या लाइपोहाइपरट्रोफी कंडीशन क्या होती है, एट्रोफी का मीन्स क्या होगा, साइज है वो क्या होती है, स्मॉल हो जाती है, और हाइपरट्रोफी का मीन्स क्या होता है, साइज होती है वो एनलार्ज हो जाती है। लाइपोएट्रोफी है वो भी कंडीशन किसकी वजह से होती है, जनरली एनिमल इंसुलिन अगर पेशेंट को लॉन्ग टर्म तक दिया जा रहा है और लॉन्ग टर्म तक देते हैं तो किसी भी पर्टिकुलर साइड के ऊपर डिम्पलिंग हो जाती है, यानी खड्डे पड़ने लग जाते हैं स्किन के ऊपर, और उसी डिम्पलिंग की वजह से उस पर्टिकुलर साइड जो उसकी शेप जो क्या होती है, शॉर्ट होती है, शॉर्टनेस हो जाती है, एट्रोफी हो जाती है उस मसल्स के अंदर। कंडीशन को अपन बोलते हैं लाइपोएट्रोफी, यानी जो मसल्स थी, जो एडिपोज टिश्यू थे उसके अंदर क्या हो गई, एट्रोफी हो गई। लाइपर हाइपरट्रोफी कंडीशन में क्या होती है, अगर साइड एक साइड के ऊपर, कॉमन साइड से एब्डोमिनल के ऐसी साइड पे लगा रहे हैं कंटिन्यूसली, अगर एक साइड पे अगर अपन लॉन्ग टाइम तक बार बार इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर एडिपोज टिश्यू की साइज जो है वो क्या जाती है, बढ़ जाती है। कंडीशन को अपन बोलते हैं लाइपोहाइपरट्रोफी। तो लाइपोहाइपरट्रोफी से बचाव करने के पीछे क्या अपन नर्स जो है वो क्या कर सकती है कि पेशेंट को हाइपरट्रोफी ना हो तो इंसुलिन जो है जहाँ भी लगाया जा रहा है उसकी साइट जो है बार बार क्या करें, चेंज करते रहें, यानी एक जगह जो है वो इंसुलिन बार बार ना लगाए। एक बार इंसुलिन बार बार एक ही जगह लगाने से क्या हो सकता है, पेशेंट को हाइपरट्रोफी होने के चांसेस जो है वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन थे इंसुलिन की वजह से। हाइपोग्लाइसीमिया जनरली होता है अगर ओवरडोज हो गई या पेशेंट ने लगाने के बाद खाना जो है वो कम खाया, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। लाइपोएट्रोफी किसी भी एडिपोज टिश्यू की साइज जो है वो कम हो सकती है। हाइपरट्रोफी साइज जो है वो क्या हो सकती है, एनलार्ज हो सकती है। अब बात करते हैं इंसुलिन के नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन की। इंसुलिन के 2 कॉम्प्लिकेशन और होते हैं, एक होता है डॉन फिनोमिना और एक होता है सोमोगई इफेक्ट या सोमोगई फिनोमिना। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सिमिलरिटी ये कि दोनों की दोनों कंडीशन वो कौन सी है, प्री ब्रेकफास्ट हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन से।
प्री ब्रेकफास्ट हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन है दोनों की दोनों, यानी जब भी पेशेंट ब्रेकफास्ट लेता है या अर्ली इन द मॉर्निंग पेशेंट को ब्रेकफास्ट लेने से पहले पेशेंट का ग्लूकोज लेवल जो है वो क्या होता है, बढ़ा हुआ होता है। ये इस दोनों के अंदर सिमिलरिटी है कि डाउन फिनोमेना के अंदर भी प्री ब्रेकफास्ट हाइपरग्लाइसीमिया होगा और सोमोगई इफेक्ट के अंदर भी प्री ब्रेकफास्ट हाइपरग्लाइसीमिया होगा। अब बात करें दोनों के अंदर डिफरेंस की कि दोनों के अंदर डिफरेंस जो है वो क्या होता है। करते हैं अपन दोनों के अंदर डिफरेंस की। पहले बात करें अपन डाउन फिनोमेना। डाउन फिनोमेना के अंदर क्या होता है कि पेशेंट को जब भी डिनर के टाइम इंसुलिन लगना होता है, उस इंसुलिन की डोज क्या हो जाती है, कम रह जाती है। इंसुलिन की डोज है वो जैसे ही कम रहेगी या इनसफिशिएंट इंसुलिन लगाएंगे तो ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। साथ साथ जो स्लीप की अर्ली स्टेज होती है, डिनर के बाद पेशेंट जब भी नींद लेता है तो स्लीप की जो अर्ली स्टेज होती है उस कंडीशन के अंदर ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। एक रेगुलेटरी हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। ग्रोथ हार्मोन जो है वो भी क्या करता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने का काम करता है। तो ग्लूकोज का लेवल इस कंडीशन में बढ़ेगा, इंसुलिन की डोज भी अपन ने क्या दी है, कम दी है, और दोनों कंडीशन क्या लीड करेंगी, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देंगे। तो अर्ली इन द मॉर्निंग 6 to 7 AM कौन सी कंडीशन अराइज होती है पेशेंट के अंदर, प्री ब्रेकफास्ट हाइपरग्लाइसीमिया, यानी ग्लूकोज का लेवल जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो डाउन फिनोमेना के मैनेजमेंट की बात करें कि मैनेजमेंट क्या होगा, तो हुआ किसकी वजह से था, इंसुलिन की डोज की कमी की वजह से। तो इंसुलिन की डोज क्या कर देनी चाहिए, बढ़ा देनी चाहिए। बात करें सोमोगई फिनोमेना की, सोमोगई इफेक्ट की, तो जस्ट उल्टा होता है। सोमोगई इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि इंसुलिन जो वो क्या लग जाता है, ज़्यादा लग जाता है। ज़्यादा लग जाता है तो अर्ली स्टेज के अंदर तो क्या कोज करेगा, वो हाइपोग्लाइसीमिया कोज करेगा, क्योंकि इंसुलिन की डोज है वो क्या लग गई, ज़्यादा लग गई। अगर इंसुलिन की डोज है ज़्यादा लगी है तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया होगा। अब हाइपोग्लाइसीमिया हो तो उसको काउंटर करने के लिए जब भी ब्रेन के पास मैसेज जाएगा तो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन जो है वो क्या होंगे, बढ़ेंगे। काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन बात करें जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन ही है, स्टीरॉइड है, इसके अलावा थायराइड हार्मोन है, ये काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन बढ़ते हैं। ये सारे के सारे भी क्या करते हैं, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देते हैं। तो इन काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन बढ़ने की वजह से पेशेंट के अंदर फिर से क्या हो जाता है, अर्ली इन द मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया अपने को देखने को मिलता है। तो दोनों कंडीशन अलग अलग कोज हो रही हैं। पहले वाली कंडीशन डाउन फिनोमेना थी, वो किसकी वजह से हो रहा है, इंसुलिन की डोज जो थी वो अपने क्या दी, कम दी। सेकंड किसकी वजह से हो रहा है, इंसुलिन की डोज जो है वो क्या लग गई, ज़्यादा लग गई, या इंसुलिन की डोज जितनी लगनी थी उतनी लगी, पेशेंट ने खाना क्या खाया, कम। उस खाने की तुलना की वजह से इंसुलिन की डोज कंपेरेटिवली क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो वो दोनों की दोनों कंडीशन जो है वो क्या कोज करती हैं, प्री ब्रेकफास्ट हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो कोज करती है। तो ये दोनों के दोनों डाउन फिनोमेना थे। और मैनेजमेंट क्या होगा, जिसकी वजह से हो रहा है उस चीज़ को क्या करा जाए, अवॉइड करा जाए। तो ये कॉम्प्लिकेशन थे किसके, इंसुलिन के। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट मैनेजमेंट की। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस का मैनेजमेंट। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस का मैनेजमेंट की बात करी जाए तो क्या होता है कि टाइप फर्स्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को क्या देना है, इंसुलिन, क्योंकि पेशेंट के अंदर क्या हो रखी है, इंसुलिन की कमी हो रखी है। बात करें अपन टाइप 2 की, तो टाइप 2 के अंदर क्या था, इंसुलिन था वो सफिशिएंट अमाउंट के अंदर था, इंसुलिन की बॉडी के अंदर कमी नहीं है, बल्कि ग्लूकोज का क्या नहीं हो रहा, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा। तो ऐसे वाले केसेस के अंदर पे क्या देते हैं पेशेंट को, OHD यानी ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। ऑरल कैविटी से ड्रग दी जाती हैं जो पेशेंट को क्या करती हैं, ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम करती हैं। बात करें अपन OSD की क्लासिफिकेशन की, कौन कौन सी ड्रग होती है। फर्स्ट वन होती है इंसुलिन सेक्रेटोगोगस। इंसुलिन सेक्रेटोगोगस, इंसुलिन सेक्रेटोगोगस वो ड्रग होती हैं जो बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं कि वो क्या सिक्रेट करें, इंसुलिन सिक्रेट करें। जितना ज़्यादा इंसुलिन बनेगा कंडीशन जो है उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, इम्प्रूव होगी, नॉर्मल होगी। तो बीटा सेल्स जो हैं उसको प्रमोट करने का काम कौन सी ड्रग करती है, इंसुलिन सेक्रेटोगोगस जो ड्रग होती हैं। ये भी दो टाइप की होती है, फर्स्ट जनरेशन भी होती हैं और सेकेंड जनरेशन भी होती हैं। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करिए फर्स्ट जनरेशन की, तो एग्जाम्पल होता है क्लोप्रापामाइड, बात करें अपन
सेकेंड जनरेशन की तो होता है ग्लिपिजाइड या ग्लिमिप्राइड। ये सेकेंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन इंसुलिन सेक्रेटोकोकस ड्रग है। ये क्या करती हैं, ड्रग बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करती है ताकि क्या हो, इंसुलिन जो है वो ज़्यादा बने। अब बात करते हैं अपन सेकेंड टाइप की ड्रग की, इंसुलिन सेंसिटाइजर। इंसुलिन सेंसिटाइजर जो होती हैं वो ड्रग क्या करती हैं, इंसुलिन के प्रति इंसुलिन के जो रिसेप्टर होते हैं उनकी सेंसिटिविटी जो क्या करती है, बढ़ा देती है, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने का काम करते हैं इंसुलिन सेंसिटाइजर ड्रग। एग्जाम्पल की बात करी जाए तो एग्जाम्पल होता है बाइक्वानाइड। पर्टिकुलर ड्रग की बात करते तो ड्रग होती है मेटफॉर्मिन। बाइक्वानाइड का एग्जाम्पल होता है मेटफॉर्मिन। अब मेटफॉर्मिन के कॉम्प्लिकेशन पे कई बार क्वेश्चन आते हैं। मेटफॉर्मिन जो ड्रग होती है वो जनरली क्या करती है, डायरिया कोज करती है और इसकी वजह से लैक्टिक एसिडोसिस भी होता है। लैक्टिक एसिडोसिस भी अपने को देखने को मिलता है। तो अगर कोई भी ऐसा टेस्ट करवाना है जिसके अंदर पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट डाई जो है वो इंजेक्ट करवानी है, जैसे CT-MRI करवाना है कॉन्ट्रास्ट डाई डाल के, तो उस केसेस के अंदर 24 आवर्स बिफोर और 48 आवर्स आफ्टर, यानी इन 72 आवर्स के दौरान कौन सी ड्रग होल्ड करके रखनी होती है, मेटफॉर्मिन जो ड्रग है वो क्या करती है, लैक्टिक एसिडोसिस करती है। जो भी कॉन्ट्रास्ट एजेंट या कॉन्ट्रास्ट डाई अपन बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं वो भी लैक्टिक एसिडोसिस कोज करने का काम करती है। इसलिए 24 आवर्स पहले ही क्या कर लिया जाता है, मेटफॉर्मिन ड्रग है वो विद होल्ड कर ली जाती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि ऐसी कोई भी जाँच होनी है जिसके अंदर कॉन्ट्रास्ट डाई इंजेक्ट करनी है तो कौन सी ड्रग होल्ड करेंगे। पेशेंट अगर डायबिटिक मेलेटिस से सफ़र करे तो कौन सी ड्रग होल्ड करनी है अपने को, मेटफॉर्मिन जो ड्रग है वो होल्ड करनी है। मेटफॉर्मिन ड्रग है उसका साइड इफेक्ट होता है रीनल फेलियर। जनरली अगर लॉन्ग टाइम तक ली जा रही है तो रीनल फेलियर कोज कर सकती है, क्योंकि कंटिन्यूसली क्या कर रही है, लैक्टिक एसिडोसिस कोज कर रही है। तो जब भी पेशेंट को मेटफॉर्मिन स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले अपने को रीनल फंक्शन टेस्ट यानी RFT है वो करवा लेना चाहिए। तो ये है मेटफॉर्मिन। ये थी सारी की सारी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। एक और क्वेश्चन, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग जो होती हैं वो प्रेगनेंसी के केस के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, नहीं दी जाती। यानी प्रेगनेंसी केस के अंदर अगर डायबिटीज होगा तो अपने को इंसुलिन से ट्रीट करना है। OHD की कोई भी ड्रग है वो मदर को प्रिस्क्राइब नहीं करवानी है। तो ये था सारा का सारा डायबिटीज़ मेलाइटिस का मैनेजमेंट। तो आज अपन ने डिस्कस किया डायबिटीज़ मेलाइटिस के कॉम्प्लिकेशन और डायबिटीज़ मेलाइटिस के मैनेजमेंट, टाइप 1 का डायबिटीज़ मेलाइटिस और टाइप 2 का। आने वाले सारे क्वेश्चन जो हैं वो भी डिस्कस किए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। अगर जैसा भी लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ जो हैं वो कंटिन्यूसली आपको मिलते रहें।